बच्चों आज हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में पढ़ेंगे कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में। बच्चों आपको बता दें जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, फार्मूला बन गया NH3। तो दिस इज ए हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस बनती है और अमोनिया गैस को हम नाइट्रोजन का ही हाइड्राइड कहते हैं। ओके, इसी तरीके से ग्रुप 15 में बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होता है। तो अगर हम इन सभी के हाइड्राइड बनाएंगे बच्चों तो ये हाइड्राइड बनेंगे। इसे हम अमोनिया कहते हैं, इसे हम फास्फीन कहते हैं और इसे आर्सिन कहते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का हाइड्राइड बन गया। हाइड्राइड का मतलब बच्चों हाइड्रोजन से रिएक्शन करके या क्रिया करके जो कंपाउंड बनता है उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। तो बच्चों कोई पूछे आपसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या है तो आप बताएंगे NH3 अमोनिया। बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट की वैलेंसी 3 होती है, जनरली सभी की जो 3 होती है। तो आप जब वैलेंसी 3 रखेंगे, हाइड्रोजन ये रखेंगे एक वैलेंसी, तो फार्मूला अमोनिया बनेगा। इसी तरह बच्चों फास्फीन बनेगा, इसी तरह आर्सेनिक का ये बनेगा हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड। इस तरीके से बच्चों ग्रुप 15 के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उन सभी के हाइड्राइड ये बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। किसके? हाइड्राइड के। किस फैमिली के? नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइडों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, कौन सी प्रॉपर्टीज आती है बच्चों? पहला आता है कौन सा प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट, और फिर दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं, गलने का पॉइंट, फ्यूज करने का पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज जब बॉइल होती है, बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा इनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी? हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच की दूरी। बच्चों यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? अमोनिया में नाइट्रोजन के हाइड्राइड में NH बॉन्ड, इसी तरीके से PH बॉन्ड, इसी तरीके से आर्सेनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, एंटीमनी हाइड्रोजन बॉन्ड, बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, दोनों एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस को, दूरी को बंध दूरी कहते हैं। तो उनकी बंध दूरी बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है। इसी तरीके से बच्चों हमें इनका बंध कोण, बॉन्ड एंगल बताना है बच्चों कि इनमें कौन सा बॉन्ड एंगल है। जैसे अमोनिया होता है बच्चों, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, पिरामिड होती है, पिरामिडल। तो बच्चों अमोनिया की जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, जैसे इसका बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री है, तो ये जो है बंध कोण कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। इसके बारे में स्टडी करेंगे, इनके हाइड्राइडों के बंध कोण, बॉन्ड एंगल के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? संवहन ऊष्मा कहते हैं। जब कोई कंपाउंड बनता है ना तो उसकी फॉर्मेशन को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स एक है ऊष्मागतिकी चैप्टर 11th में, उसमें एंथैल्पी पढ़ाई जाती है कि जब कोई चीज बनती है, जब हीट रिलीज होती है बेटा, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उसमें सिंबल माइनस आता है। जब हीट देनी पड़ती है ऊष्मा किसी रिएक्शन को कराने के लिए, तो उसमें प्लस में आती है एंथैल्पी। तो बच्चों अमोनिया के बनने में हीट निकल रही है, तो इसकी संवहन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव साइन बता रहा है कि इसमें ऊष्मा निकली है, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डिसोसिएशन एंथैल्पी। बच्चों डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है कि बच्चों जब
कोई भी कंपाउंड अपने जो जिनसे मिलकर बना है, जैसे अमोनिया, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना है, तो ये जब टूटेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तो इसके बॉन्ड टूटेंगे बेटा, ये डिकम्पोज होगा, अपघटन होगा इसका। तो N और H के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, वो कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। तो किसका बॉन्ड मजबूत होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा लगेगी, जिसका बॉन्ड स्टेबल होगा उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें बंध वियोजन ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दी गई है, घट रही है। इसका मतलब अमोनिया को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए या अपघटन करने के लिए इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो बच्चों ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें क्रम से पढ़ना है, सीक्वेंस से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। तो अमोनिया की ये दो प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है। क्यों सिमिलर है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है। आप अपनी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक खोलिए, उसमें आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि आपका ये टेबल दिया गया है। उन्होंने लिखा है हाइड्राइडों की प्रॉपर्टीज, तो ये हाइड्राइडों की प्रॉपर्टीज दी गई है नाइट्रोजन फैमिली की। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में एक ही लॉजिक लगेगा। कैसा, अगर आप ध्यान से देखें अमोनिया फास्फीन आरसीन, इसमें बड़े ध्यान से देखना, अमोनिया से फास्फीन, यानी अगर हम ग्रुप की बात करते हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। बच्चों जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो अमोनिया और फिर फास्फीन, ये मेल्टिंग पॉइंट घट गया। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया यहाँ पर, और मेल्टिंग पॉइंट भी घट गया। फिर इसके बाद यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगा। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इन दोनों की एक ही आंसर होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, वो आपको हम बताते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अमोनिया से फास्फीन तक मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, फिर फास्फीन के बाद आर्सेन के आगे बढ़ने लगता है बच्चों, क्यों? तो इसका रीजन हम क्या देंगे, तो आपको पहले डिटेल में समझना होगा। क्या समझना होगा, अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैस है, फास्फीन ये सब गैस है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का होता है, और सॉलिड चीज तभी होगी इस गैस को यदि हम प्रेशर डालेंगे तब वो सॉलिड और टेम्परेचर कम करके उसको सॉलिड में बनाएंगे। तो जब वो सॉलिड में आके जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, फिर मेल्टिंग पॉइंट घट गया। तो इसका लॉजिक ये है कि जब अमोनिया गैस सॉलिड में होगी तब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अमोनिया के अणुओं के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बच्चों एक्चुअली क्या है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, अमोनिया में NH बॉन्ड है बच्चों, और फास्फीन में PH बॉन्ड है। जहां पर NH बॉन्ड होते हैं, OH बॉन्ड होते हैं, FH बॉन्ड होते हैं, वहां पर अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब ठोस अवस्था में अमोनिया होगी तो अमोनिया के अणु, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बंध से जुड़े होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स में आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तब उसे जब हम हीट देंगे, गलाएंगे, तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। फास्फीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, अंतरा आणविक बल, अणुओं के मध्य में आकर्षण कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इसलिए वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें क्वेश्चन बनाते कंसेप्चुअल, अमोनिया का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अधिक है फास्फीन से, क्यों? तो इसका आंसर इस लाइन में है कि जब अमोनिया सॉलिड स्टेट में होगी, जब मेल्ट होगी तो अमोनिया के अणुओं के मध्य
अंतर आणविक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फास्फीन के अणुओं की तुलना में अधिक होगा, यानी फास्फीन के मॉलिक्यूल्स की तुलना में अधिक होगा, या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें नहीं। ये हो गया। फिर इसके बाद बढ़ने लगा। तो बढ़ने क्यों लगा? तो इसका यहाँ पर रीजन दिया जाएगा, इनके मॉलिक्यूल्स का आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। किसका? आर्सेनिक का। ऊपर से नीचे जाके साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तर्क देंगे, इनका आकार बढ़ने से इनमें वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आकार बढ़ने से पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ती है। जब आकार बड़ा ज्यादा हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा, मतलब वैसे अट्रैक्शन कम है, लेकिन जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से इनमें थोड़ा सा आकर्षण बढ़ गया, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट देखो बढ़ गया फिर से। तो आकार एक पर्टिकुलर ज्यादा बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बढ़ती है, पृष्ठ क्षेत्रफल, जिससे वांडर वाल्स आकर्षण बल, वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से वांडर वाल्स आकर्षण बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर बढ़ने लगा, एरिया बढ़ने से, साइज बढ़ने से। तो यहाँ पर साइज का आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर केवल इतना है कि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया में ज्यादा है, इससे कम है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया में ज्यादा है। फिर यहाँ बढ़ने लगा तो यहाँ पर आकार का रीजन है, साइज बढ़ने से वांडर वाल्स आकर्षण बल बढ़ रहा है, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगा। यही रीजन बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड का। तो जब अमोनिया लिक्विड स्टेट में होगी तो उनके अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, इसलिए इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका कम बॉइलिंग पॉइंट है। फिर इसके बाद एरिया साइज बढ़ने से वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगा। नेक्स्ट है बच्चों, और एक बात और भी है, इनमें नीचे की तरफ आते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इनमें क्या, इनके हाइड्राइड्स में कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर होगा, तो इसमें आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए यहाँ पर फिर से बढ़ने लगा आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक मेटलॉइड्स है, एंटीमनी, इसके बाद ये मेटलिक कैरेक्टर शो करता है, तो इसलिए नॉन मेटलिक की वजह से यहाँ तक घट गया। अधातु, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं, ये दोनों अधातु है नाइट्रोजन फास्फोरस। और इसमें फिर नीचे आने पर क्या हो गया? उपधातु होते हैं, फिर धातु होता है, मेटलॉइड से मेटल होता है। तो कहीं ना कहीं मेटल के हाइड्राइड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आयनों के बीच बढ़ेगा, ये भी रीजन हो सकता है। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कायदे में इन पे बहुत से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय के अकॉर्डिंग हमें चीजें तैयार करनी है। आगे क्या है आप पढ़िएगा, प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस। बच्चों नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है और कम होती चली जाती है। तो आपको बताएं, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा पोलर होगी। ओके, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो ये कम पोलर होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर बंद दूरी कम है, बॉन्ड लेंथ, फिर देखो दूरी बढ़ती, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, देखिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो बॉन्ड कम पोलर होता चला जा रहा है, कम ध्रुवी होता चला जा रहा है। तो अमोनिया में NH बॉन्ड ज्यादा ध्रुवी है, ज्यादा पोलर है, इसलिए बंद लंबाई कैसी होगी? शॉर्टर। यह साइज छोटा है तो बंद लंबाई छोटी, तो ऊपर से नीचे आने पर इनके हाइड्राइड में एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो इसका रीजन यहाँ पर यही है, क्योंकि ध्रुवीय गुण घट रहा है, पोलर नेचर घटता चला जा रहा है बॉन्ड का। बंद ध्रुवीय होते हैं तो बॉन्ड यहाँ पर पोलर होगा, NH बॉन्ड, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है बंद कोण, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये जो ऊपर वाले में बंद दूरी दी गई, बॉन्ड एंगल पिकोमीटर में है बंद दूरी,
ठीक है। बंद कोण की बात करते हैं बच्चों, तो ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और इसके लिए आपको 11th क्लास में वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी आपने, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी होती क्या है बच्चों? सबसे पहले देखिए अमोनिया में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर को कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर की संख्या 1 है। 3 और 1 4 ऑर्बिटल आए, 4 कक्षक आएंगे। इसका मतलब इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन है, और जब sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, या 109.5 डिग्री होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया। संकरण माने हिब्रिडाइजेशन तो sp3 है, फार्मूला होता है संकरण का प्रकार बराबर सिग्मा बंध सेंट्रल एटम के चारों तरफ और उनके लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बंध है, 1 लोन पेयर है, तो 4 आ गया। जब भी किसी भी सेंट्रल एटम में, केंद्रीय परमाणु में कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर आ जाता है तो स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है और उस संरचना में विकृति पैदा हो जाती है। तो इसमें संरचना इसकी चतुष्फलकी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर इसकी संरचना पिरामिडल आकार की होगी। ओके, तो इसलिए बॉन्ड एंगल 109 के बजाय 107.8 डिग्री पाया गया। देख लीजिए, तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि बच्चों लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण कम होता है। तो बच्चों ये लोन पेयर माने होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और बॉन्ड पेयर माने होता है जो शेयरिंग करते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो अमोनिया में इन सभी हाइड्राइडों में एक लोन पेयर सभी में है। देखो सभी में एक लोन पेयर है, लेकिन फिर भी सभी में बस नाइट्रोजन की जगह क्या हो गया, फास्फीन हो गया, फास्फोरस आ गया, फास्फोरस की जगह आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक की जगह पर एंटीमनी आ गया, एंटीमनी की जगह बिस्मथ आ गया। सब कुछ वैसा ही है, बस एलिमेंट बदल गया। तो अब क्या कारण है कि अमोनिया में बंद कोण 107.8 है बॉन्ड एंगल, इसमें देखिए फास्फीन में और कम हो गया, फिर देखिए लगभग कम हो गया। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए सिंपल सा आंसर है, सेंट्रल एटम बदल रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। तो आपने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बच्चों। तो इसका मेन कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में परिवर्तन। यदि केंद्रीय परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता घटती चली जाएगी तो बंद कोण भी घट जाएगा। समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल घट जाएगा। कब? जब सेंट्रल एटम उसी ग्रुप का हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए। मैं आपको एक सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है, आता भी है। ऐसे देखिए, दोनों चीजें कंपेयर करके देख लेते हैं। इसका वीडियो अलग से भी आप सर्च कर सकते हैं, बनाया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ भी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 ऑर्बिटल का मतलब 4 कक्षक का मतलब sp3 लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 107.8 है, इसका 93.6 डिग्री है। देखिए दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी परिवर्तन है। दोनों में अंतर किस जात का है? दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। अगर आप और डिटेल में इसमें जानना चाहो तो उसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस बनती है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, हैवर मेथड से अमोनिया का निर्माण। तो बच्चों, N2 और हाइड्रोजन के मिलने से आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया गैस बनती है, तो प्लस हीट भी निकलती है। ऐसी रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ हीट इतनी निकल रही किलो जूल पर मोल में, और माइनस सिंबल ये बता रहा कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
लेकिन फास्फीन, आर्सिन ये सब के सब हाइड्राइड देखिए, इन सभी में हीट देनी पड़ रही है क्योंकि इसमें हीट एंथैल्पी प्लस में है, इसलिए हीट देनी पड़ी, इसलिए ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी सभी फास्फीन का बनना है, आर्सिन का बनना है, ये सब के सब एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है तो स्टेबिलिटी आती है, इसलिए अमोनिया ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुई है। तो जब एनर्जी निकल जाती है तो अपने आप जाहिर सी बात है तो अपने आप वो चीज स्टेबल हो जाती है, इसलिए अमोनिया ज्यादा स्टेबल है। ये भी एक लॉजिक है, अमोनिया इज मोर स्टेबल अमॉन्ग दीज हाइड्राइड। वाई आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हीट इज इवॉल्व्ड, जब हीट निकलती है तो स्टेबिलिटी आती है। फिर भी एक क्वेश्चन लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी है कि डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, डिसोसिएशन एंथैल्पी आपको बताते हैं वियोजन ऊर्जा, ये बन गया अमोनिया का बनना, लेकिन जब अमोनिया टूटती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तब कितनी हीट चाहिए, तो उसको कहते हैं इसमें NH बॉन्ड तोड़े जाते हैं और NH बॉन्ड की बंध लंबाई कम होती है। देखो इसका रिलेशन हम 6 वाली फिजिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन 3rd से मैच करेंगे, गौर से देखिए, बंध लंबाई कम, बॉन्ड लेंथ कम NH की, तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी। ये एक रिलेशन होता है कि बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा में, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसकी बंध लंबाई कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। किसे तोड़ने के लिए बच्चों? डिसोसिएशन एनर्जी। अमोनिया में NH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगी, किलोजूल पर मोल। एक मोल अमोनिया को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है किलोजूल में। ऐसे ही बेटा देखिए, बंध लंबाई बढ़ी, एनर्जी कम हुई, बंध लंबाई और बढ़ गई, एनर्जी कम। तो इसलिए बंध लंबाई बढ़ रही है और बॉन्ड एनर्जी घट रही है, ये रिलेशन आया। तो बताओ बच्चों सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, कौन सा हाइड्राइड स्टेबल है सबसे ज्यादा? तो आप लिखेंगे सर अमोनिया इज थर्मली, माने ऊष्मीय अपघटन इसका कठिन है, मतलब इसमें ऊष्मा ज्यादा लग रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका ज्यादा है। अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फास्फीन देन आर्सिन। समझ में आ गया? इस तरीके से सबसे ज्यादा स्टेबल है अमोनिया क्योंकि इसकी बंध फ्यूजन ऊर्जा अधिक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अधिक है। तो बच्चों इस तरीके से आज ये हमने कम समय में आपको जनरल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने हाइड्राइड्स की बताई है, और हाइड्राइड्स कौन से? ग्रुप 15 के। और भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से निकाल के और भी बताएंगे। धीरे धीरे हम लोग वीडियो देखेंगे, समझेंगे। प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट्स करिए, उन पे हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। ओके बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलना, लाइक्स करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।